कि जो भी व्यक्ति बाहर का यहाँ नौकरी करने आता है इस प्रदेश में ऐसा रम जाता है वो यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। यानी इस प्रदेश के अंदर इतनी चुंबकीय आकर्षण है। हमारे पास इतना बड़ा संसाधन होने के बाद, हमारे पास 4 धाम होने के बाद, हमारे पास हमारे गुरु महाराज का पवित्र हेमकुंड साहिब, कलियर शरीफ, इन सब होने के बावजूद हम इस स्टेट को उस पर्यटन की स्थिति में आज भी नहीं ले पाए जहां पर हम राज्य में के अपने युवाओं को उसके माध्यम से रोजगार दे सकें। जैसे एक बहुत जल्दी जो बीच का आजकल मुद्दा चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, लगभग 3 से 6 महीने हो गए इस मुद्दे को बड़ा गर्म कहें तो बिल्कुल 100% बूम पे चल रहा है। चाहे वो नैनीताल की बात करें या हल्द्वानी की बात करें, डेमोक्रेसी चेंज की बात करें, तो बहुत जल्दी चेंज हो रही है। इसको लेके शायद आपकी तरफ से भी कई बार बयान आए हैं, तो इसके लेके कोई ठोस कार्रवाई की प्लानिंग है? नहीं, ठोस कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने धर्मांतरण पे एक बड़ा कठिन मतलब एक अच्छा कानून पास किया है। इसी प्रकार जो अवैध मज़ारें हैं वो हटाई जा रही हैं। इसी प्रकार जो अवैध मदरसे थे वो हटाए जा रहे हैं, वो बंदी किए जा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि मैं जब से मेयर बना हूँ 7 फरवरी के बाद से लगातार मैं 7 फरवरी क्या, मैं तो लगभग 93-94 से इन बातों को कहते आ रहा हूँ, 93-4 से, कि कुछ चीज़ों को ठीक होना चाहिए। और आपने देखा भी होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को सुना भी है और हल्द्वानी में भी लगातार सत्यापन का काम चल रहा है। और उसी का नतीजा ये है कि आप देख रहे होंगे आजकल वर्तमान स्थिति, जो अगर मैं तथ्य के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि आप हल्द्वानी के अंदर देखेंगे, जब से सत्यापन प्रारंभ हुआ लगभग 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ से गायब हैं। वो कौन लोग हैं, क्या हैं, कहाँ से आए, ये कहीं ना कहीं वो गलत थे। तो जैसे ही हमने सत्यापन प्रारंभ किया तो गायब हो गए। उसी सत्यापन का नतीजा ये निकला कि लगभग कुछ जो लोग पकड़े गए हैं अपने बनमुरा क्षेत्र में, एक मुसाफिर खाने में 2-2.5 महीने से रुके हुए थे, तो उनकी ठीक ठाक तलाशी हुई है, बातचीत हुई है और प्रशासन उसमें अपना काम कर रहा है। इसी प्रकार अभी 14 में, 18 में और 22 में या 24 3 लोग जो जीवित हैं उनका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया, वो पकड़ में आए हैं। और उनमें से एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसको न्यायालय ने आजीवन कारावास दिया है और वो व्यक्ति फर्जी अपना मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर शहर में रह रहा है। तो ये सब अभी सत्यापन के द्वारा ही आ रहे हैं। तो ये जो मैं कहता था कि भाई इस प्रकार की गतिविधियां उत्तराखंड में एक मिशन के तहत चल रही हैं, अब वो धीरे धीरे सत्य होती जा रही है। अभी मैंने चौसला का मामला उठाया था, उससे पहले धारी में मामला उठाया था। हम ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पर जमीन खरीद रहा है, वो बताए तो सही कि वो किस कारण से खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा, वो क्या करेगा। आखिर आप बाहर से आकर इस हल्द्वानी में जमीन खरीद रहे हैं। हमने प्रशासन से केवल इतना अनुरोध किया है कि ये जो बाहर से लोग आकर जमीन खरीद रहे हैं, इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। कौन लोग हैं, क्या है, कहाँ से आए, क्यों आए, क्या करना चाहते हैं। अब जो मैं चौसला का मामला मैंने उठाया था, वो लगभग 68 के आसपास प्लॉट बिके हैं। एक वर्ग विशेष के लोगों ने ले रखे हैं। चलो हम इस बात को भी छोड़ते हैं, वर्ग विशेष के लोग हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि 5 बाई 70 फीट का प्लॉट, भाई 5 फीट चौड़ा और 70 फीट गहरा, उसमें आप क्या करने जा रहे हैं। ये साजिश नहीं है तो क्या, ये षड्यंत्र नहीं है तो क्या है। हाँ, इतने छोटे में तो ना दुकान बन सकती है ना। उसकी जांच होनी चाहिए, कौन लोग हैं, कहाँ से आए, क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे उनकी क्या मंशा है। अभी सरकार ने आदेश दिए गोलापार वगैरह में 100 गज से नीचे के जो प्लॉट है उनकी जांच के, तो पता चला कि 70% इलीगल प्लॉटिंग हुई है या इलीगल प्लॉट बिके हैं। भीमताल की धारी जो क्षेत्र है, धारी जो तहसील है, उसके अंदर लगभग 60 लोगों ने प्लॉट ले लिए थे आज से 4 साल पहले। हमने जब जांच पड़ताल शुरू की तो सारे भाग गए। लेकिन तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें मैं केवल मेयर इस बात के लिए नहीं कि मैं सफाई करवाऊं, मैं मेयर इस बात के लिए हूं कि हल्द्वानी शहर के अंदर क्या घटनाएं घट रही हैं, कौन क्या कर रहा है, उन सब चीजों को मैं भी ऑब्जर्व करूं, देखूं। मैं तो हर जागरूक नागरिक से कहता हूं, हर व्यक्ति से कहता हूं, मैं आपके माध्यम से आपसे भी कह रहा हूं और लोगों से भी कह रहा हूं कि अपने आसपास क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है, चीजें कैसे घट रही हैं, उन सब पर हम सबने नजर रखनी चाहिए। देखिए, आप प्रथम नागरिक हैं और आप अपनी बखूबी उस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। दूसरी में आपको ऐसा नहीं लगता मेरे साहब कि जब 5 बाई 70 या कहें या 10 बाई 70 जो भी आप कहें, छोटे छोटे जो प्लॉट्स हैं, जब ये रजिस्ट्री होती है तो जाहिर सी बात है ये तहसील के द्वारा होती होगी, तो वहां पर जो रजिस्ट्री करते हैं, जांच होती है, हमने भी कई बार रजिस्ट्रियां ऊपर नीचे देखी हैं, करते हुए गए हैं, तो उस समय वो अधिकारी क्या करते हैं,
वही उनको उसी समय नहीं, सोचना चाहिए। मैं वही बात कह रहा हूँ आपसे। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए कि 100 गज से नीचे की जो प्लॉटिंग है उसकी जांच की जाए, अब वो जांच के दायरे में कौन कौन आएंगे, क्या क्या आएंगे, तो प्रशासन भाई, का सवाल है। अधिकारियों की वो मिलीभगत क्या तो होगी। कैसी किस प्रकार वो जांच आगे बढ़ेगी वो तो प्रशासन देखेगा। हम यही बात कर रहे हैं, मैं जो लगातार बात उठाता हूं, मैं इसी बात को उठाता हूं कि आखिर उसके पीछे साजिश क्या है तो पता चलनी चाहिए। कौन लोग हैं वो, क्या लोग हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं। भाई उत्तराखंड मैं समझता हूं कि भारत का सबसे शांत प्रदेश है, सबसे शांत। और मुझे आज 55-56 साल हो गए, मैं इन वर्षों में मैंने देखा है व्यक्तियों को कि जो भी व्यक्ति बाहर का यहाँ नौकरी करने आता है इस प्रदेश में ऐसा रम जाता है वो यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। ये बात है, बिल्कुल है। यानी इस प्रदेश के अंदर इतनी, उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय आकर्षण है वातावरण या इतना वातावरण इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया शांत लोग यहाँ पर है, शांति प्रिय लोग यहाँ पर हैं। बिल्कुल। किसी को परेशान करने वाले लोग नहीं है, किसी को बदतमीजी करने वाले लोग नहीं है, किसी से हाथापाई करने वाले लोग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐसे इस उत्तराखंड के जो लोग हैं वो हैं, वो प्यार करते हैं, वो आपसे सहानुभूति भी जताते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं। और मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है उत्तराखंड के अंदर, अगर वो पहाड़ के अंदर चला जाए तो कभी वो एक दिन भी भूखा मरे, मैं गारंटी देता हूं। आप जिस घर में पूछेंगे वो व्यक्ति आपसे जरूर पूछेगा कि भाई साहब खाना खा लीजिए। इतना मैं समझता हूं कि इतने प्यार से रहने वाले लोग यहाँ पर है। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस फिजा को बिगाड़ना चाहते हैं, जो इस फिजा को खराब करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से जितना हम जानते हैं कि आपने बिल्कुल डाउन टू अर्थ पे आकर के काम करा है और बिल्कुल ग्राउंड पे तक आ गए थे और आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। और आज की डेट में मैं उस सफलता के पीछे आप जो अपना एक संदेश जो युवाओं को आप जो देना चाहेंगे, इसके पीछे किसको श्रेय देते हैं और एक आगे के लिए भी युवाओं के लिए एक सीख हो, तो किसको मानते हैं? क्योंकि आपने बहुत कुछ खोया है। हमारे संघर्ष की बात करेंगे तो आप उतनी देर मेरा इंटरव्यू ले नहीं पाएंगे। हमारा तो इतना लंबा संघर्ष है। आज मैं जहां भी हूं, मैं इतना कह सकता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं 87 में मैंने उसे ज्वाइन किया था, पहली बार ज्वाइन किया। वहां तो शाखा में चले जाओ, 10 प्रणाम कर लो तो आप स्वयंसेवक हो जाते हैं। तो मैं 87 में पहली बार गया था। मेरे जो फादर थे वो जनसंघ के थे, नेता नहीं थे, जनसंघ के वोटर थे। और बहुत लंबा संघर्ष है। उसमें से एक कोई ऐसा पल बताइए। हमने ऐसे दिन भी देखे हैं कि परिवार में एक समय का भोजन और एक समय का नहीं है। मैं ये लगभग आपको 45 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, लगभग 45-46 साल पुरानी। उस रकसिया नाला जो था पूरे छड़ेल गांव में बहता था। तो मेरे सिस्टर की शादी दिल्ली में तय हुई थी। तो जून का महीना था, जैसे ये जून, अब ये मई जून चल रहा है, ऐसे बरसात, एक दिन अचानक बरसात आ गई रात को 11-12 बजे। अभी अचानक याद आ गया मुझे वो, क्योंकि अभी मैं रकसिया का निरीक्षण किया तब मुझे अचानक याद, तो मैं उनको बता रहा था सांसद जी को। तो वो कह रहे थे ना कि साहब इससे नुकसान, मैंने नुकसान साहब मैंने झेला है, मैंने सहा है व्यक्तिगत। तो हमारी झोपड़ी हुआ करती थी, एक 2 कमरे झोपड़ी में एक छोटी सी चूल्हा, जिसे हम अब तो किचन कहते हैं लोग, वो चूल्हा होता था तब, लकड़ी का चूल्हा होता था, उसमें खाना खाते थे। तो रात को जब तब हम उसे रवाई कहते हैं, रवाई आ गई, रवाई आ गई, रवाई आ गई। अब तो हम कहते हैं बरसात आ गया, नाला आ गया, तो रवाई कहते थे। तो रात को लगभग 12:30-1 बजे रवाई आ गई। तो पता लगा कि हमारे जो झोपड़ी है उसकी एक दीवार टूट गई, पानी अंदर आ गया। तो हमारी माँ लगभग 2:30 बजे उठी होंगी, तो उन्होंने जब पाँव नीचे रखा तो पता लगा कि नीचे पानी। तो उन्हें हम सबको उठाया, और उठो 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 उठो, पानी अंदर आ गया, पानी अंदर आ गया। तो हमारे जो आंगन था, अब तो आंगन नहीं है, अब कहाँ आंगन रह गए, तो एक जामुन का पेड़ हुआ करता, तो हम 5 लोग उस जामुन के पेड़ में चढ़ गए और हमने 2.5-3 घंटा उस जामुन के पेड़ में रात बिताई। और जब सवेरा हुआ, उजाला हुआ, तो हमारी जो चम्मच होती है खाने की वो भी नहीं थी हमारे पास। पूरी झोपड़ी बह के और पूरा रेता भर गया। और जो हमने, हमारे माँ बाप ने जो भी सोना चांदी जो भी बेटी के लिए बनाया था, अपनी शादी थी 15 दिन बाद, तो वो सारा खत्म हो गया। चम्मच नहीं बची, एक चम्मच।
फिर हम सुबह देखते हैं तो जब नीचे उतर तो रेता 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 रेता। अब फिर उतर रहे साहब, रवाई भी उतर गई, बारिश भी बंद हो गई सब। फिर हम बैठे हैं अपने सर पर हाथ रख के, हमने अब क्या होगा। लेकिन समय की बात होती है साहब, तो समय में ऐसा था कि लोग बड़े एक दूसरे को समर्थन करने वाले, सहयोग करने वाले लोग थे। लगभग 8:30-9 बजे तक करीब लोग ही कितने होते थे, मुश्किल से 25-30 घर थे। हर घर से एक व्यक्ति वहां आ गया। हमारे पिताजी को प्रधान जी कहा जाता था उस टाइम, प्रधान नहीं थे लेकिन प्रधान जी कहते थे। तो प्रधान जी हो गया, प्रधान जी। अब हवा फैल गई साहब प्रधान जी के, तो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया सब। तो 20 लोग आए। अब उन दिनों बैलगाड़ी का जमाना था, तो 10 बजे साहब बैलगाड़ियां स्टार्ट हुई, गाँव से जंगल गई, लकड़ियां काट के लाई। रात 9-10 बजे तक लकड़ी, झाड़ वगैरह सब जो है वो सब कट के आ गया। तो ये दिन भी हमने देखे हैं। लेकिन ये था कि उन गांव वालों के सहयोग से 15 दिन के अंदर झोपड़ी भी बनी, बारात भी आई, शादी भी हुई। क्योंकि जितना उन दिनों बैंक का बहुत ज्यादा चलन था नहीं, तो जितना हमारा पैसा था सब खत्म हो गया था। हम तो मतलब ये समझ लीजिए शून्य हो गए थे। तो गांव वालों ने पूरा पैसा जमा करना, पूरा अनाज जमा करना, ये करना वो करना, सारी व्यवस्थाएं पूरे गांव वालों। वो पहली मेरी बहन की ऐसी शादी होगी जिसमें हमारे परिवार का 1 रुपया नहीं लगा। बहुत बड़ी बात। तो ये दिन भी हमने देखे हैं कि उत्तराखंड को बने हुए 25 वर्ष हो गए और आप प्रमुख राज्य आंदोलनकारी हैं, और कैसा आप उत्तराखंड का सपना आपने देखा था और आज कैसे उत्तराखंड को आप देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, बहुत जब यूथ थे, कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ते थे, तो उस समय ये आंदोलन शुरू हुआ और हमारी राजनीतिक यात्रा भी वहीं से शुरू हुई। उसी आंदोलन की देन है कि कई लोग आज विधायक हैं, मंत्री हैं, पदों पर बैठे हुए हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 25 साल इस प्रदेश को लगभग बने हुए हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ या विकास नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहूँगा। मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगा, मैं नेगेटिव आदमी हूँ भी नहीं मैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि विशाल भाई, जो होना चाहिए था, जो उम्मीद और एक्सपेक्टेशन इस भौगोलिक जो परिस्थितियां राज्य की हैं, क्योंकि ये राज्य भौगोलिक परिस्थितियों में, हम उत्तर प्रदेश से जब हट के अलग हुए थे, तो वो वहाँ की जो प्लेन्स का इलाका है और यहाँ का जो पहाड़ का इलाका है, इनके रहन सहन, खान पीन, ये तो अलग बात है। उसके साथ बहुत दुर्गम परिस्थितियां, दुर्गम जगह, दुरूह जगह, सीमित खेती की भूमि, मतलब बहुत ही रोजमर्रा की आम चीजों के लिए भी दुरूह जीवन जिन पहाड़ियों में बिताते हैं लोग, उसको लेकर करके ये राज्य का गठन हुआ था। और मैं ये सोचता हूँ कि आज भी पूरी तरह से ये राज्य पर्यटन की तरफ जाए, या ये राज्य बागवानी की तरफ जाए, कृषि की तरफ जाए, ये राज्य क्या नाम है, हमारे पास इतना बड़ा संसाधन होने के बाद, हमारे पास 4 धाम होने के बाद, हमारे पास क्या नाम है आपका, हमारे गुरु महाराज का पवित्र हेमकुंड साहिब, कलियर शरीफ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, 4 धाम जैसे मैं बोल चुका, इन सब होने के बावजूद हम इस स्टेट को उस पर्यटन की स्थिति में आज भी नहीं ले पाए जहां पर हम राज्य में के अपने युवाओं को उसके माध्यम से रोजगार दे सकें, उनको इसको रोजगार परक राज्य पर्यटन से जोड़ करके बना सकें। नीति नहीं बन पाई इतने साल में, ये राज्य किस आधार पर चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा वो है जिसको मुझे लगता है कि इस पर बदलाव आना चाहिए, कि सबको रोटी, कपड़ा और मकान, चिकित्सा और स्वास्थ्य और अपने बच्चों की शिक्षा, ये पाने का अधिकार है। जब आज के दिन में, इस 25वें वर्ष में प्रदेश के होने के बावजूद भी, हम गढ़वाल और कुमाऊं 2 जोन हमने बना के रखे हैं। अगर आप अल्मोड़ा से ऊपर चले जाएं, पिथौरागढ़ शहर को अगर आप छोड़ दें और अल्मोड़ा से आप ऊपर निकल जाएं, तो आपको आज भी कमोवेश परिस्थिति, मात्र जब ये राज्य नहीं बना था तब से लेकर आज तक मात्र 20% आपको मिलेगा। आज भी चिकित्सा सुविधाएं वैसे ही हैं।
आज भी बच्चों के लिए स्कूल, प्राइमरी स्कूल, एक समय था जब तिवारी साहब उत्तर प्रदेश के सीएम थे, घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, पहाड़ में, मोहल्ले तो नहीं होते पहाड़ में, छोटे छोटे गांव होते हैं, हर जगह आपको बेसिक प्राइमरी स्कूल जरूर मिल जाएगा। उनका कभी भी उच्चीकरण नहीं हुआ। हम उनके घर में उनको रोजगार नहीं दे पाए। पर्यटन के हम पर्यटन सीखने के नाम पर करोड़ों रुपया अगर आप निकाल लें, करोड़ों रुपया यहाँ के इस राज्य के अधिकारियों ने और यहाँ राज्य के मंत्रियों ने स्विट्जरलैंड और यूरोप में जाकर के खर्च किया होगा कि किस तरह से अपने इस प्रदेश को बनाएं, जोड़ें। यूरोप की कुछ परिस्थिति उत्तराखंड से मिलती है, लेकिन आज तक कभी पब्लिक डोमेन में यथार्थ में बात नहीं आई। तो देखिए, रोटी कपड़ा मकान का हक सबको मिलना है, इसलिए प्लान इसलिए होता है। अब सरकार की जिम्मेदारी क्या है? आज तक नीति नहीं बन पाई। मैंने आपको बताया था भाई, ये स्टेट किस पे चलेगा? ये पर्यटन पे चलेगा, ये धार्मिक पर्यटन पे चलेगा। हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास 17 पेरेनियल रिवर्स हैं, 17 सदा नीरा जल, जो जिनमें साल भर जल रहता है, ऐसी 17 नदियां हमारे पास, गंगा जैसी नदी है हमारे पास। उसके बावजूद भी हम बहुत कुछ अगर नहीं कर पाए, तो वही बात कहता हूं, उसमें आम पब्लिक को नहीं दोष दे सकते। मैं सरकार और उनके अधिकारियों को दोष देता हूं, हर सरकार के अधिकारी को। आप ये मत समझिएगा मैं कांग्रेस के लोगों को सेव करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक जिसने हो सका, लाल फीता साई आपने एक बात कही थी, उसका भी जवाब देता हूं। देहरादून तक सीमित हम रह गए, गैरसैंण हम नहीं बना पाए, ये भी बहुत बड़ा है। आज 25 साल में हमारे स्टेट के जो अधिकारी, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ तो बहुत अच्छे हैं, संजीदा इस प्रदेश के लिए। अधिकांश अधिकारी सोचते हैं कि अपनी फाइल पर अगर हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना देंगे तो हमारे बच्चे बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया स्कूलों में कैसे पढ़ेंगे। कहने का मतलब उसके पीछे खुद उनका अपना स्वार्थ है, जिसकी वजह से ये प्रदेश आज, जहां हम 25 साल पहले हमने इसको लेकर के चले थे, कम बेस उसी पोजीशन पे है। एक बात को कह करके मैं इसमें ऐड करता हूं, मैं एक छोटे से, कभी कभार मेरा सपना है, मैं कहता हूं कि हमारे जो पहाड़ के राज्य, मैं कई जगह देख रहा था, पहाड़ में क्या होता है, घर बहुत दूर दूर होते हैं। विशाल भाई, अगर इतनी छोटी सी बात, कभी यहाँ डीएम हुआ करते थे मिस्टर, ही वाज सम बंगाली थे, ये 2005-2006 की बात है, उनका नाम मैं भूल गया। तो मैंने उनसे ऐसी बातें, बैठा था उनके पास, मैंने उनसे ऐसी बातों में उनको एक बात, मैंने, भाई साहब, इस स्टेट में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जब रोड कटती है सैकड़ों पेड़ कट जाते हैं, पहाड़ी को काटना पड़ता है, क्यों ना हम इस स्टेट के अंदर जो परिवहन की व्यवस्था है उसको हम रोपवे के माध्यम से कर दें। उन्होंने कहा इस सुझाव तो बहुत अच्छा है। मैंने उस समय पर तिवारी साहब के सामने सुझाव रखा भी, तो तिवारी साहब ने कहा भी, लेकिन सरकार उस समय हमारी चली गई। कहने का मतलब है उसके बाद इसको अडॉप्ट किया जाता है। इस तरह के छोटा सा, एक आम आदमी हूं मैंने एक सुझाव दिया था कि हमारे यहाँ जो, उससे क्या फायदा होता, रोपवे अगर चलता तो पर्यटन से जुड़ जाते दूर के गांव, और उन लोगों को आने जाने का रास्ता मिल जाता। सड़क काटने में हजारों जो पेड़ों मर जाते हैं, जो काटने पड़ते हैं, और जो पहाड़ियां टूटती हैं, उसका नहीं होता, भूस्खलन कम होता। ऐसी छोटी छोटी सी चीज माइन्यूटली अगर हम करते, फलों की वहां पर 5-10 पेड़ एक घर पे होते हैं, तो वो बेचारा साल में जो है 20-25-50 हजार रुपए उन फ्रूट के फलों से कमा लेता। तो इस तरह की भौगोलिक परिस्थितियों को देख कर इस प्रदेश का अगर विकास किया होगा तो आज परिस्थितियां बदली होती। आप बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में आप कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, क्या मजबूरी रही कि आपको कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ा? वो बहुत अच्छा चल रहा था, कांग्रेस भी, कोई ऐसा नहीं है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी भी अच्छी है, पार्टी कोई अच्छी बुरी नहीं होती, लेकिन उसके चलाने वाले लोग अगर सही कमान अगर सही तरीके से नहीं चलाते हैं तो पार्टी नीचे आ जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी, जिनके 2 सदस्य 2 ही एमपी होते थे, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, क्योंकि उसमें क्या, जो नीतिगत पार्टी फैसले लेती है, उन्हीं नीतियों की वजह से पार्टी आगे को जाती है और उन्हीं नीतियों की वजह से पार्टी नीचे भी आती है। कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, लेकिन कांग्रेस में मैं बनूं या मेरे पॉकेट का आदमी बने, उससे क्या होता है, कांग्रेस दिन पर दिन नीचे को आते जा रही है। आप अगर दिल्ली में बैठे हुए लोग जमीनी कार्यकर्ताओं को अगर नहीं देखेंगे, जमीनी कार्यकर्ताओं की पीड़ा को नहीं समझेंगे, हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं, वहाँ पर राष्ट्रीय सचिव लोग बैठे रहते हैं दिन भर, वो उनके चैम्बर में हम अपनी पर्ची दे के जाते हैं उनके पास कि भाई हमें मिलना है, हमें 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए, उनका पीआरओ कहता है अभी मीटिंग में है, अभी मीटिंग में, वो मीटिंग कुछ लोगों के बीच में अपने गप्पे सप्पे, अपने कुछ मीटिंग भी होती होगी, नीतिगत बातें भी होती, लेकिन फिर 1-2 बजे आए, कोहली के वहाँ पे गाड़ी में बैठे और चल दिए। जब आप जमीनी कार्यकर्ताओं को सुनोगे ही नहीं
कुछ ही लोगों से संपर्क रखोगे तो आप कुछ ही लोगों के बीच में सिमट के रह जाएंगे, जो आज कांग्रेस का हाल हो रहा है। मैं जहां अभी आपने कहा कि आपको क्या ऐसी दिक्कत आई कि आप बीजेपी में चले गए। देखिए, मैंने पंचायतों में 8 चुनाव जीते हैं। मैं बहुत कम एज में ग्राम प्रधान बन गया था, शादी से ये तब नहीं हुई थी बातें। और उसके बाद मैं हल्द्वानी ब्लॉक से जिला पंचायत सदस्य इलेक्टेड। आज ब्लॉक में 7 मेंबर हैं जिला पंचायत के। उन दिनों 1 मेंबर होता था, दमुआ से लेके लालकुआ चोरगले ऐसे के दामाचौड़। 1 मेंबर में इलेक्टेड मेंबर था। आरपी जोशी, एक उधम सिंह नगर भी जिला एक ही था, नैनीताल में था। आरपी जोशी हमारे अध्यक्ष थे, उस सदन में मैं जिला पंचायत सदस्य रहा। तब से हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं। वो तो विधायक से बड़ा माने उस बात को, इतना बड़ा एरिया आज के टाइम में सांसद जैसा आप मानिए। आज के टाइम में विधायक की क्षेत्र कम है, बहुत छोटा है। हाँ, तो वो उसमें वो पार्टी के समर्पित होता, कोई सिंबल में तो चुनाव नहीं लड़ा, अपने ही दम पर चुनाव लड़ा जाता था। और उसके बाद मैं खुद भी मैं ग्राम पंचायत प्रधान के रूप में, क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में और जिला पंचायत सदस्य के रूप में तीनों सदनों में इलेक्टेड रहा हूँ। उसके बाद जब महिला सीट आती थी, हमारी पत्नी चुनाव लड़ती थी, वो भी 2 बार ग्राम प्रधान रही, एक जिला पंचायत अध्यक्ष रही। अब जिला पंचायत अध्यक्ष हम उस समय चुनाव जीते जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। खंडूरी जी ने बड़ा उसमें प्रेस्टीज बनाया था कि सारी सीटें जीतनी चाहिए, और वो जीते भी। सिर्फ नैनीताल एक सीट ऐसी थी जिसमें कमलेश शर्मा के रूप में कांग्रेस पार्टी को उपलब्धि मिली और हम चुनाव जीते। और इन विपरीत परिस्थितियों उसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री यहाँ पर थे, माननीय बंशीधर भगत जी और माननीय गोविंद सिंह बिष्ट जी, और पूरा प्रशासन इन्वॉल्व था। हमारे चुनाव जीतते ही विदिन 3 डेज एसएसपी, डीएम और हल्द्वानी कोतवाल का ट्रांसफर हुआ। अब इन विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीतने के बाद मुझे गांव-गांव जाने का, मैं प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का महासचिव भी था और मैं 3 बार, लेकिन मुझे गांव-गांव जाने का, क्योंकि मेरे पास एक लेवल और आ गया था, पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी, तो कुछ विकास कार्य में मैंने इतना मजबूत संगठन खड़ा किया। और जब बार में टिकट बांटने की बारी आई तो सर्वे हुआ। सर्वे में हमारे सामने में कोई नहीं था। हम अगर 100 नंबर थे तो दूसरे के 20 भी नहीं थे। एक तरफा लोगों को लगता था कि, और मैं चुनाव जीत रहा था उस समय, मेरे बड़े भाई भगत जी हैं, बहुत कम वोटों से चुनाव जीते। अब ऐसे आदमी का पदार्पण हुआ जिसको हम 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 10 महीने पहले जानते ही नहीं थे। जो मैंने कहा कि कांग्रेस आज क्यों नीचे आ रही, उसका सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके दिल्ली से अपने आदमी भेज दे रहे, या उनका कोई करीबी आदमी है जिसका धरातल है या नहीं है, इस बात का ध्यान नहीं दे रहे। और वो अब क्या हुआ, उस समय महापंचायत, आज टिकट हुआ, दूसरे दिन हजारों आदमी वहां पर प्लॉटिंग हो रही थी, 10,000 आदमी इकट्ठा हो गया। उन्होंने, पंचायत ने एक निर्णय लिया कि आप के साथ चुनाव लड़िए। अब पंचायत का फैसला हमने मानना पड़ा, लोगों का प्यार, क्योंकि सारे ही कार्यकर्ता थे उसमें, 95% कार्यकर्ता उस पंचायत में थे। लेकिन मैं इंडिपेंडेंट में भी उस चुनाव को जीत रहा था। होते होते क्या क्या, माननीय राहुल गांधी जी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गए, कालाडूंगी में, और मीडिया ने लिखा उसमें मनमोहन सिंह जी की सरकार थी दिल्ली में और राहुल जी का बड़ा एक नाम था। तो अखबार ने, मीडिया ने दिया कि अपने दोस्त के लिए आए राहुल जी, और सबने, जनता, जो कांग्रेस के लोग, जो समर्पित लोग मेरी तरफ सद्भावना रखते थे, उन्होंने कहा यार ये तो मजबूत आदमी है, राहुल इनके लिए आए, कल को एक बड़ी मिनिस्टर बन जाएंगे, क्षेत्र का विकास होगा। तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसमें वोटों के रूप में, नहीं तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीत रहा था। तो इसका मतलब आपकी वो प्रभाव था जनता का, तो आपके राष्ट्रीय नेता को झुकना पड़ा। ये अब ये है कि हम नहीं जीते, वो भी नहीं जीते यही कह सकते। लेकिन एक कार्यकर्ता का, जिसने साहब 30 साल तक हल चलाया खेत में और फसल कोई आकर के उसका काटने का समय आया, आप अगर दिल्ली से कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि भाई पार्टी का ये एक उदाहरण है महेश शर्मा। एक कार्यकर्ता के, एक जमीनी कार्यकर्ता को आपने किस तरीके से इग्नोर करा गया, किस तरीके से उसको इग्नोर करके उसका अस्तित्व खत्म कर दिया आपने। लेकिन मेरा जमीनी कार्यकर्ता का कोई अस्तित्व खत्म नहीं होता। आज भी महेश शर्मा को कालाडूंगी हमेशा हॉट सीट रही,
मैंने दूसरी बार फिर चुनाव लड़ा, मैंने पहले से 10,000 अधिक वोट पाए। एक बार में तो लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक जिसके पास कोई पावर न हो, कोई संगठन न हो, कोई सरकार न हो, लोगों को पंचायतों के प्रतिनिधि होते हैं, पद की जरूरत होती है, उनको अपनी भी महत्वाकांक्षाएं होती है, योजनाओं की जरूरत होती है, क्षेत्र का विकास करना होता है। लेकिन मैंने अगले चुनाव में मैं तो फिर भी नहीं पाया, लेकिन मैंने 11,000 वोट अधिक पाए, लोगों का प्यार और मिला। तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि मैं जमीन पर बना रहा, जीत लोगों के बीच जाते रहा, लोगों के सुख दुख में शामिल रहा। इसीलिए क्योंकि ये मेरा एक सौभाग्य भी है कि इतने लंबे से मुझे अच्छे दोस्तों का साथ मिला, अच्छे दोस्त साथ में थे, मजबूत लोग साथ में थे, तो इसलिए हम आगे बढ़े। वही आज भी मेरी ताकत है, क्योंकि बाद में कांग्रेस को भी लगा कि भाई एक जमीनी आदमी को हमने इग्नोर किया। और मेरे आप यकीन नहीं करेंगे, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं 8 साल तक कांग्रेस से बाहर रहा। मैं दल बदल को, आज मैंने खुद दल बदल किया है, लेकिन मैं इसके हमेशा खिलाफ रहा। और मेरे साथ क्या आप जानते सारे लोग उसमें बीजेपी में थे, लेकिन मैंने कहा यार सत्ता पाने के लिए क्या विपक्ष में क्या ऐसी पार्टियां बदली। अभी जब राम मंदिर बन रहा था, उसका उद्घाटन हो रहा था, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने, आज हमारा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है पूरा भारतवर्ष, और हम बहुसंख्यक समाज के बारे में अगर सोचते हैं अच्छी बात है, लेकिन हमें अल्पसंख्यक का भी ध्यान रखना होगा, रखा भी जाता है। लेकिन हम एक बहुसंख्यक को इग्नोर करके अल्पसंख्यक के ही बारे में कहेंगे तो बहुसंख्यक आपसे कट जाएगा। आज कांग्रेस को इस बात पे मूल्यांकन करना चाहिए था कि अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात कर रही है तो कांग्रेस को भी उसकी कोई तोड़ निकालनी चाहिए। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसका तोड़ कांग्रेस ने भी सोचना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी ने अक्षत के रूप में पीले चावल घर घर पहुंचा दिए राम मंदिर के उद्घाटन के लिए। सबकी भावनाएं अयोध्या मंदिर से जुड़ गई और कांग्रेस हाईकमान भी इस बात को जानता था। आप थोड़ी देर के लिए नहीं जाते हो, भगवान राम आराध्य तो सबके हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया उनको मानती है, तो आप नहीं जाते अयोध्या, आपका मन नहीं कर रहा, नहीं जाते, लेकिन आपको उसका बहिष्कार करने की क्या जरूरत थी? उससे क्या करा? बहिष्कार करके क्या हो पता है? सारे जो हिंदू भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं भी कर रहे होंगे ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ होंगे, कांग्रेस से नाराज होंगे। अब टिकट जब बंटने की बारी आई, एक के बाद आप ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जिनका धरातल पे कोई योगदान नहीं, वो सिर्फ दिल्ली की तड़ी में यहाँ पर अपनी हुकूमत चला। बिल्कुल। तो मेरा जब टिकट बांटे गए, अब उन लोगों को जिन्होंने मेरा पिछली बार मुझे कांग्रेस से टिकट मिला, फिर क्योंकि यहाँ पर धरातल में और कोई था ही नहीं, और टिकट भी मिला हुआ टिकट काट दिया, जो नाम था ही नहीं उनको दे दिया टिकट। फिर उस दिन भी ऐसा नहीं मुझे आसानी से टिकट मिला, फिर हजारों लोग इकट्ठे हुए, वीडियो वायरल हुए, मुझे फिर हाईकमान हरीश रावत जी के, गोदियाल जी के, प्रीतम सिंह जी के फोन आए, बोले यार कोई बयान आप ऐसे मत करना, हम बात कर रहे हैं। फिर वो 3-4 टिकट ब्लॉक कर दिए गए। फिर कम से कम 5-6 दिन बाद वो निर्णय हुआ। तब तक जो हवा बनी हुई थी कांग्रेस के गुब्बारे की, आप यकीन नहीं करेंगे, कांग्रेस के लोग सड़कों पे आकर अगर नहीं लड़ते, प्रशासन के लोग कांग्रेस को मैनेज कर रहे थे। प्रशासन की आदत होती है जिधर की सरकार होती है उधर को जाने लगते हैं, तो प्रशासन के लोग जो है कांग्रेस के नेताओं को की तरफ जेजूरी कर रहे थे कि इनकी सरकार आने वाली। उसी बीच कांग्रेस के नेताओं ने इतने झगड़े पैदा कर दिए कि वो कांग्रेस का जो सरकार बनने की गुब्बारा फूला हुआ था वो हवा निकल के चूर हो गया। और उसी में हमारा भी सबका ग्राफ गिरा। शुरू में ही अगर टिकट सही बढ़ जाते, लालपुर से ही गलत हुआ, रावत जी को रामनगर शुरू में ही लड़ देना चाहिए था, यहाँ दुर्गापाल जी थे, यहाँ हमें मतलब वो टिकटों की लड़ाई जो सड़क में लड़ी गई, कांग्रेस ने जीती हुई बाजी हार दी। और इसका मैं देख रहा हूं आगे भी कोई सुधार होने वाला नहीं है इसमें। हमने बहुत सोचा, मैंने कहा हमारी भी अब भाई हम उम्र के हिसाब से आदमी, अभी तो हम दौड़ रहे हैं, 10-5 साल बाद हमारी क्षमताएं भी कम हो जाएंगी और हम ये चुनाव हारने के लिए ही रोज चुनाव लड़ते रहे, फायदा नहीं। और संगठन हम खड़ा कर नहीं सकते, क्योंकि संगठन में बनाने के लिए वहां दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं।
मैं अगर मुझे लगता है कि विशाल शर्मा यहाँ पर होने चाहिए और ये टीम खड़ी कर सकते हैं, या हम यहाँ पर सारे कार्यकर्ता आपको चाह रहे हैं, लेकिन वो जो दिल्ली से लिंक रखते हैं वो ऐसे आदमी को चाह रहे हैं जिनके साथ 2 आदमी भी नहीं है, तो निर्णय उनके फेवर में चले जाते हैं। आपको यहाँ बुलाने का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप हल्द्वानी की राजनीति से लेकर सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं, हमेशा से एक लंबा आपका इतिहास रहा है, एक लंबा संघर्ष रहा है राजनीति में। एक जो आजकल हम देख रहे हैं अतिक्रमण को लेकर और नजूल को लेकर सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि नजूल जो भूमि का जो मामला है हल्द्वानी में, ये क्या है, इसकी जड़ कहाँ से शुरू है, इसके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। वह तो नजूल की आप बात करते हैं, अगर नजूल की मैनुअल में नजूल की परिभाषा पढ़े जी, मैं वही उसका पहला ही पैराग्राफ ये है कि कुमाऊं के नैनीताल जिले की तराई भावर में और कोटद्वार पौड़ी के कोटद्वार जिले में कौसानी के सोल्जर बोर्ड में कोई भी जमीन नजूल नहीं है। ये पहला पैराग्राफ जी। लेकिन उसके बाद भी ऐसा था, वर्ग 12 बागदरी जो थी, हल्द्वानी में बाग थे 12 बागादारी, हल्द्वानी में जेड एक खास ग्राम था, लोगों को भूमिधरी मिली लेकिन किसी कारण से वो हटा दी गई। इसका परिणाम है कि आज जो है लोग नजूल कह रहे हैं। इसका मैं सबसे बड़ा आपको उदाहरण दूं, तो मैं तो लगातार संघर्ष कर रहा हूँ 2012 से, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जिसे मैंने अब तक पत्र नहीं दूंगा, आवेदन नहीं हुआ। धामी जी को भी आपने, हाँ, कोई भी ऐसा डीएम नहीं होगा जिसको लेटर एक ना लिखी हो, विजय पास के सबके रिसीविंग होगी करके। तो जो है मेरे पास 14 खतौनियां हैं जिनमें भूमिधरी चढ़ी हुई है जेडे लागू होने बाद। अच्छा। और बिना किसी आदेश के ये वर्ग 12 में बदल दी गई। तो मतलब इसको अपना वो अपने आप ही वर्ग 12 बदल दी गई, जबकि ये नियम है कोई भी जमीन का वर्गीकरण बिना प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के बिना नहीं बदला सकता। हम ये कहते हैं किसी भूलवश अगर ये भूमिधरी चढ़ भी गई थी तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद उसका परिवर्तन होना चाहिए। जब मैं इसको लेकर सूचना आयुक्त में गया तो सूचना आयुक्त ने साफ हमें इसमें लिख के दिया है, इस प्रकार की आशय की कोई सूचना लोक प्रदान के पद पर धारित नहीं है। इस संबंध में अपीलार्थी या संबंधित पक्ष सक्षम न्यायालय वाद पुस्तक उनकी भूमि किस आधार पर नॉन जेडे खेतानी में दर्शाया गया है, जहां तक सूचना लोकदायित्व धारित नहीं है, इस आधार पर कोर्ट जा सकते हैं, मतलब कोर्ट से अपना पक्ष रख सकते हैं। लोग संघर्ष क्या, हल्द्वानी के लोगों में संघर्ष की क्षमता नहीं है, सब बड़ी बात ये, इसलिए सब लागू हो रहा है। नहीं तो कोर्ट के द्वारा या लोकतंत्र में भीड़ का बहुत ना, भीड़ के द्वारा आज तक हल्द्वानी की जमीन का वर्गीकरण सर, आपने एक सवाल है कि बड़े लंबे समय से आपके द्वारा भी एक मांग उठाई गई थी जब आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, और उस समय से भी आप मांग उठाते आ रहे हैं एक शहर में, क्योंकि बस अड्डे को लेकर के काफ़ी भाई ट्रैफिक की समस्या रहती है। ISBT कई बार पास हुआ लेकिन अभी तक नहीं बना, तो व्यापारियों का जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर भाई प्रशासन व्यापारी को ऐसे देखता है कि बस यही क्राइम कर रहा है, और क्योंकि व्यापारी नहीं होगा तो सरकार भी कहीं ना कहीं भाई आर्थिक जो मजबूत कहाँ से होता है, जब व्यापारी टैक्स देता है तभी सरकारें चलती है। तो उसमें व्यापारी हित को लेकर के ये कहीं ना कहीं इमीडिएटली जो आपका ISBT का निर्माण होना चाहिए हल्द्वानी के, भाई बहुत लंबे समय से ये मांग उठ ही रही है, तो कहाँ सरकार से क्या इस मांग को लेकर के आप अपनी बात रखेंगे? ISBT के निर्माण के लिए जहाँ तक हमारी बात हुई थी माननीय जिलाधिकारी महोदय से, और इन विषयों पे बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता हमारे संगठन द्वारा दिखाई गई। हमारे जिलाध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, सब इस चीज़ के लिए मतलब कहते आए हैं भाई हमारा एक बस अड्डा जो है अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनना चाहिए। और आज प्रदेश सरकार ने काठगोदाम में जो हमारा एल डिपो करके बन रहा है वो इसका एक स्वरूप है, और निसंदेह उससे हमें काफ़ी उससे राहत मिलेगी। एक नमो भवन में भी हमें लोकल जो बस अड्डा, लोकल सिटी सर्विस जिसे हम कहते हैं, सिटी सर्विस का संचालन नमो भवन से होगा। ये पूरा वो स्ट्रक्चर बन चुका है, तो अब थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए हमारा प्रयास लगातार रहता है। अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय से बात करी थी हमने कि भाई पूरा हमारा पहाड़ का 3 डिस्ट्रिक्ट का व्यापारी कैंची दाम और ये काठगोदाम के जाम की वजह से फंस जाता है, और इतना फंसता है कि कई बार उनकी ट्रेन छूट जा रही है, कई लोगों के जो एम्बुलेंस जो है वो प्रभावित हो रही है, वो एम्बुलेंस सेवा में मरीज अटक जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। इसके लिए भी हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि भाई हमारा
जो पूरा उत्तराखंड का विशेष तौर पर हमारे कुमाऊं हिल्स के जितने व्यापारी हैं वो सुगमता से अपना व्यापार भी कर सकें, उनकी आवाजाही सही तरीके से हो। इसके लिए कैंची जो रातीघाट बाईपास है उसका निर्माण के लिए विगत 2 साल से तो निरंतर मैं उसमें लगा हुआ हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस संदर्भ में बात हुई है और अब जो है चूँकि थोड़ा फॉरेस्ट की वजह से मामला अटका था, लेकिन अभी मेरे ख्याल मुश्किल से 1 हफ्ता हो रहा होगा तो उस जिलाधिकारी महोदय ने बता दिया कि भाई वो क्लियर हो चुका है, टेंडर लगने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि अब DPR बन जाएगी और जल्दी ही हमें एक बाईपास मिल जाएगा और कैंची जाम से हमें निजात मिलेगी। आपने कुछ समय पहले करानी बाग की जो जाम की समस्या थी उसको लेकर के आपने एक पूरा ग्राफ बना के दिया था सरकार के बीच में, और जो सभी को मालूम है, क्योंकि रानी बाग में जाम लगने का मतलब है कि नैनीताल का पूरा टूरिज्म डिस्टर्ब होना, पहाड़ पे जो रोजमर्रा वाले जो काम होते हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। पूरा पहाड़, क्योंकि रास्ता एक ही है, दूसरा रास्ता है नहीं। अगर मनमोड़ा रानीखेत कहीं जाए तो एक ही रास्ता बनता है रानी बाग को लेके। तो कहीं ना कहीं जाम को लेकर के जिस वजह से टूरिस्ट कट रहा है, क्योंकि उत्तराखंड जो है टूरिज्म प्रदेश है और उत्तराखंड का मतलब है कि अगर कुमाऊं की बात करें तो सबसे यहीं से प्रवेश द्वार है, यहीं से नैनीताल का मतलब है पूरे देश विदेश में जो है टूरिज्म यहीं से प्रभावित होता है, चलता है। तो कहीं ना कहीं व्यापारी पीड़ित हो रहा है इससे। बहुत बार कईयों ने ज्ञापन दे दिए, कई बार आंदोलन करने की बात हो गई। तो ये इमीडिएटली इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा? क्या सरकार इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रही है? और आप तो सबसे बड़ा संगठन है, अगर अब आप क्योंकि सत्ता में आपकी पूर्ण बहुमत सरकार है तो सरकार से दबाव बना के कि आप कह सकते हैं भाई, क्योंकि व्यापार पहले है, सत्ता मुझे लगता है कि ऐसा सरकार पद सेकंड चीज़ है, क्योंकि आपके व्यापार मंडल को देख करके आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। शायद सरकार ने उसका भी आपको जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट दिया है कि भाई आपके ऊपर पूरा व्यापारी विश्वास करता है, तो आपकी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि व्यापार मंडल से शायद ज़्यादा बनती है। तो इसको जाम को लेकर के, क्योंकि अब पहले हल्द्वानी का आदमी शाम के टाइम भुजिया घाट या इधर आसपास के इधर अपनी फैमिली के साथ घूमने जाता था, आज की डेट में वो हिम्मत ही नहीं करता है। तो उससे लोकल जो रोजगार जो है प्रभावित हो रहा है। वहाँ का जो रेस्टोरेंट है, होटल्स है, वो शाम को जो उनको लोकल सेल होती थी वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। तो इसको लेकर के भी तो आप सरकार से कह सकते हैं कि भाई इमीडिएटली करिए, टूरिस्ट सीजन चल रहा है। नहीं, ये आपने सही बात कही है। और इसमें जो अभी तक जो हो चुका है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। देखिए, जो एक तो रानीबाग के पास हमारा जो डाइवर्जन है भीमताल जाने वाला, वहाँ पर जाम लगता है, और दूसरा जो गुलाब घाटी के पास है ये जाम लगता है। और इसका प्रभाव क्या है पूरे टूरिज्म में? यही नहीं, ये रानीखेत, चौकोड़ी, गौसानी और जो दूर दराज के हमारे ऐसे डेस्टिनेशन हैं जो पर्यटन के हब माने जाते थे, उनमें बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। रानीखेत वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे होटल खाली रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि इन चीज़ों के लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अभी दिग्विजय सिंह जी मिले थे और ये सारी बातें उनसे डिस्कस भी हुई है। अभी 16वें वित्त आयोग की भी बैठक थी नैनीताल में, उस दिन काफ़ी इस पर चर्चा भी हुई। हमारा कहना है कि जो आपके रानीबाग से लेके ये आपके काठगोदाम कलसिया पुल तक का जो जोन है, इसको सबसे पहले फेज में इसका चौड़ीकरण और इसका सुधारीकरण होना चाहिए। वैसे हमारे NS के इंजीनियर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि भाई 500 करोड़ हमें नैनीताल, हल्द्वानी से नैनीताल चौड़ीकरण का मिल चुका है, लेकिन जो 98 हेक्टेयर ज़मीन फॉरेस्ट की कट रही थी उसमें, वो फॉरेस्ट का उसके लिए ज़मीन नहीं मिल पा रही थी। और लेकिन अभी 2 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा अब ज़मीन मिल गई है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो है उसका मेरे ख्याल में उसका टेंडर भी शायद हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चौड़ीकरण हो जाएगा। तो दूसरा हमने एक मेरा इनको ही माननीय सांसद महोदय जी ने से भी बात हुई थी, उन्होंने भी बात रखी। तो मैं यहाँ खुद दिखाने आया था और NS के इंजीनियर वगैरह सब लोग आए थे। तो यहाँ जहाँ पर डाइवर्जन है आपका भीमताल जाने का, वहाँ पर हमने एक अंडरपास की मांग की है।